नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी जो लास्ट क्लास रही थी विशेषण की, उसमें हमने पढ़ा था विशेषण किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने विशेषण को वर्गीकृत किया गया था 3 प्रकार से। उनमें से हम 2 प्रकारों को कर चुके हैं और आज जो तीसरा प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद बचे हैं, उसे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और उन संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है जिस शब्द से, उसे हम विशेष्य कहते हैं। इसको हमने उदाहरण से समझा था। हमारे पास वाक्य है, दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। अब इसमें विशेषण क्या है? ईमानदार, क्योंकि विशेषता बताई जा रही है किसकी? दीपू की नहीं। जो विशेषता बताई जा रही है वो बताई जा रही है अधिकारी की। तो अधिकारी संज्ञा है और विशेष्य है। और इस विशेषण इसकी ये जो विशेषता है ये हमारी विशेषण है। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि दीपू की विशेषता बताई जा रही है तो दीपू विशेष्य है, क्योंकि दीपू एक अधिकारी के रूप में ईमानदार है। तो अधिकारी हो गया विशेष्य और ईमानदार हो गया विशेषण। उसके बाद हमने इसी तरह का एक प्रश्न भी किया था, फिर और देखे थे इसके उदाहरण। फिर आगे हमने पढ़ा था विशेषण को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। 2 भेद थे, कौन कौन से? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। दूसरा है प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। 4 भेद हैं जिन्हें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और तीसरा है तुलना या विशेषण की अवस्था के आधार पर विशेषण के पद। ये 3 हैं, कौन कौन से? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इनको हम कल कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम करेंगे प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। हमें पता है प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं, कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब ये जो संख्यावाचक विशेषण है ये 2 प्रकार का है, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जो हमारा परिमाणवाचक विशेषण है ये भी 2 प्रकार का है, कौन कौन सा? निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास विशेषण का देखिए, अगर प्रश्न आए विशेषण के कितने भेद हैं या आए प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं, तो याद रखना है वो है 4। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारे पास स्थानीय तुलना के आधार पर कितने भेद हैं, तो हमें पता है स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद हैं और तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। अब हम इसको देख लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण। देखिए इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है, कैसे शब्द होंगे। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार के बारे में बताएंगे, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध, इन सभी चीज़ों का बोध जिन शब्दों से होगा वही हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे उदाहरण है यहाँ पे, आदर्श एक अच्छा लड़का है। तो इसमें क्या है? आदर्श कैसा, सॉरी, आदर्श एक अच्छा खिलाड़ी है। तो आदर्श कैसा खिलाड़ी है? अच्छा खिलाड़ी है। तो अच्छा क्या है? उसका गुण है। तो यही अच्छा क्या हो जाएगा? हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब ये अच्छा किसका गुण है? ये है खिलाड़ी का, और खिलाड़ी कौन है? आदर्श है। तो
इसमें अच्छा हुआ हमारा गुणवाचक विशेषण। दूसरा वाक्य है हमारे पास, काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। अब गाय तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है, वो काली है। तो काली क्या हुआ यहाँ पे, काली जो शब्द है वो हमारे पास क्या हुआ, काली ही हमारे पास गुणवाचक विशेषण है। और ये किसकी विशेषता है, गाय की। तो गाय क्या है, विशेष्य है। तो इस तरह से आपने गुणवाचक विशेषण की पहचान करनी है। अब इसमें जैसे काल बोधक शब्द आएंगे तो वो क्या होंगे, प्राचीन, नया, पुराना। क्रम बोधक में पहला, दूसरा। अवस्था बोधक में बूढ़ा, जवान, युवा। क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा ना यहाँ पे कि किसी की अवस्था, दशा, दिशा, स्पर्श, ये सभी चीज़ें भी अगर आएंगी तो ये गुणवाचक विशेषण में आएंगी। फिर दूसरा है हमारे पास विशेषण का भेद, संख्यावाचक विशेषण। अब देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए यहाँ पे हमें नाम से पता लग रहा है, संख्यावाचक मतलब संख्याओं की बात होगी। अगर हमें किसी भी जो विशेषण अपने, अगर हमें विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मतलब ठीक ठीक जानकारी मिलेगी, नहीं तो बिल्कुल ठीक जानकारी नहीं मिलेगी। तो जो ऐसे शब्द होंगे जिनसे हमें निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होगा वही हमारे संख्यावाचक विशेषण होंगे। और हमने पीछे पढ़ा था कि जो संख्यावाचक विशेषण है वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, इसमें जिस विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो, क्या होगा, ऐसे विशेषण जिनसे हमें किसी भी वस्तु का निश्चित बोध हो कि वो कितनी है उसकी संख्या, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके भी आगे 5 भेद होते हैं, किसके, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। जैसे पहला है हमारे पास गणनावाचक विशेषण, इसमें गणना होगी, विशेष्य की गिनती को बताते हैं इसके। अब देखिए हमने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के हुए दो भेद, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित मतलब जिसमें हमें निश्चित संख्या का बोध हो, अनिश्चित जिसमें हमें सही से पता न चले। निश्चित में क्या होगा आपका, जैसे 1, 2, 3, ये क्या है, निश्चित है। और अनिश्चित में क्या होगा, हमें पता नहीं लगेगा कि कितनी चीज़ों की बात की गई है। फिर हमने देखा कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है वो भी आगे 5 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का। जिसमें पहला है गणनावाचक विशेषण। अब गणनावाचक विशेषण में क्या होता है, विशेष्य की गिनती को बताते हैं और इसके भी दो भेद हैं आगे। कौन कौन सा, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक मतलब पूर्ण जानकारी मिलेगी हमें कि कितनी चीज़ों की बात की गई है, जैसे 1, 2, 3, 4। और अपूर्णांक बोधक में क्या होगा, पाव, आधा, पौना, सवा, चौथाई, तिहाई, ढाई आदि। जैसे हम बोलते हैं पौना किलो चावल दे दो, तो ये क्या है, अपूर्णांक बोधक कहलाते हैं। उदाहरण है हमारे पास, 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। तो अब आप बताओ कि इस वाक्य में ये जो 4 है ये पूर्णांक बोधक है या अपूर्णांक बोधक है। 4 क्या है, ये पूर्णांक बोधक है, क्योंकि पूर्णांक बोधक में हमें सही पता है, गिनती की बात की गई है, जैसे 1, 2, 3, 4। फिर अगला वाक्य है, मुझे इस भूमि का आधा भाग चाहिए। अब आधा भाग हमें पता है, जो आधा है वो क्या है, वो है हमारा अपूर्णांक बोधक विशेषण। दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार है
क्रमवाचक विशेषण। इसमें क्या होगा, जो विशेषण क्रम को बताते हैं। क्रम कैसा, पहला, दूसरा, तीसरा आदि। वाक्य है दीपक का कक्षा में प्रथम स्थान आया। तो ये प्रथम क्या है, क्रम है कि पूरी क्लास में जितने भी बच्चे थे उनमें दीपक पहले स्थान पर आया, तो उसका क्रम बताया, तो ये हो गया हमारा क्रमवाचक विशेषण। तीसरा प्रकार है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक में क्या होगा, मतलब आवृत्ति, बार बार, जो विशेषण अपने विशेष्य की आवृत्ति को बताए, जैसे दो गुना या दुगना, तीन तिगुना, सौ गुना आदि। मतलब कोई चीज़ है, दो गुना है तो दो बार आ रही है, तिगुना तीन बार, सौ गुना 100 बार। मतलब किसी चीज़ की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे वाक्य है इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए तिगुना बल लगेगा। मतलब 1 गुना से ज़्यादा लगेगा, 3 गुना बल लगेगा, कोई गाड़ी है उसको बाहर निकालने के लिए। तो इसमें क्या है, ये जो हमारा तिगुना बल है, ये ही हमारा तिगुना क्या है, ये हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण है। फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो अगला भेद है वो है समुदायवाचक विशेषण। अब इसको भी देख लेते हैं। समुदायवाचक विशेषण में क्या होता है, जिस विशेषण से समूह की संख्या का बोध हो। समुदायवाचक मतलब समुदाय या समूह की संख्या का बोध होगा, जैसे दोनों, तीनों, चारों आदि। वाक्य है इस बार चारों बहनें जीत गईं। कौन जीत गई, चारों बहनें। तो ये चारों ही क्या है, ये हमारा समुदायवाचक विशेषण है। और बहनें क्या हुआ, ये हमारा विशेष्य हो गया। क्या हो गया, ये चार बहनें हो गया हमारा विशेष्य, और चारों हो गया समुदायवाचक विशेषण। इसके बाद अगला है हमारे पास प्रतीकवाचक या विप्सावाचक विशेषण। अब ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। यह विशेषण अपने विशेष्य की प्रत्येक इकाई को बताता है, जैसे हर एक, हर दो, हर तीन आदि। उदाहरण से देखते हैं, हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो। क्या कहा गया कि हर दूसरे छात्र को क्या देनी है, पुस्तक। तो ये हर दूसरे शब्द क्या है हमारा, ये है हमारा प्रतीकवाचक या विप्सावाचक विशेषण। अब ये बात की हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण की, जिसके हमने कितने 5 भेद पढ़े। कौन कौन से पढ़े, सबसे पहला था हमारा गणनावाचक विशेषण, फिर हमने क्रमवाचक विशेषण, उसके बाद तीसरा आवृत्तिवाचक विशेषण, और चौथा हमने पढ़ा समुदायवाचक विशेषण, और पांचवा था प्रत्येकवाचक विशेषण। तो अब हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण को पढ़ चुके। अब हम इसका संख्यावाचक विशेषण का जो दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसको करेंगे। तो देख लेते हैं जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है वो क्या होता है। जिन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान ना हो उन्हें कहेंगे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ, अधिक, ज़्यादा, कम, थोड़ा, बहुत, ये हैं हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे उदाहरण है, आज कक्षा में अधिक छात्र आए हैं। अब अधिक शब्द से हमें नहीं पता लग रहा है कि कितने छात्र आए हैं, हमें ये पता लग रहा है कि अधिक आए हैं, ज़्यादा छात्र आए हैं, लेकिन निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। तो ये हमारा जो अधिक शब्द है यही हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर तीसरा जो विशेषण का भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में हमें क्या होता था, संख्या का बोध होता था, और परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा का बोध होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें मात्रा का बोध होता है परिमाणवाचक विशेषण में। अब इसके भी आगे कुछ भेद हैं। कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को देख लेते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराता है
उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब हमें निश्चित मात्रा का पता लग रहा है। मात्रा मतलब माप-तोल की कोई चीज़ है तो हमें उसका सही ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे 2 किलो, पता लग रहा है कोई चीज़ है 2 किलो है। जैसे आपसे बोला कि बाज़ार से 2 किलो गेहूँ ले आओ, तो पता है कि 2 किलो लाना है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। 500 मीटर, 100 ग्राम, 5 लीटर, तो ये जो 2, 500, 100, 5, ये क्या है, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध करवा रहे हैं। तो ये हमारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर इसका उदाहरण देखते हैं। नौकर बाजार से 10 किलो चावल लाया है। तो आप मुझे बताइए इस वाक्य में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? नौकर बाजार से 10 किलो चावल लाया है। तो हमें पता है चावल लाया बाजार से, और हमें निश्चित मात्रा का बोध जो शब्द करवा रहा है वो है 10 किलो। तो ये हमारा क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण का जो दूसरा भेद है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, अधिक, ज़्यादा, कम, थोड़ा, बहुत। अब इन शब्दों से हमें पता नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ है वो कितनी है। हमें सिर्फ ऐसा पता लग रहा है कि हाँ है, किसी अमाउंट में, किसी मात्रा में है, लेकिन निश्चित ज्ञान नहीं मिल रहा है। जैसे उदाहरण है, इस नदी में बहुत कम पानी है। अब नदी में पानी तो बहुत कम है, तो निश्चित जानकारी नहीं मिली, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना लीटर है। तो क्या है, जो हमारा बहुत कम है वो क्या है, ये जो कम शब्द है यही हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य है, आज बाजार में अधिक लोग हैं। अब निश्चित जानकारी नहीं है कि कितने लोग हैं, तो अधिक क्या है, अधिक है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला जो हमारे पास है, देखिए ये जो दूसरा है, आज बाजार में अधिक लोग हैं, इसमें हमें मात्रा का पता थोड़े ना लग रहा है, संख्या का पता लग रहा है। अधिक लोग, अब लोगों को हम माप तोल थोड़े ना सकते, मात्रा नहीं बता सकते ना। तो ये क्या है, लोग है। ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में, क्योंकि दोनों में अनिश्चितता का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन संख्यावाचक में अनिश्चित संख्या का, और अनिश्चित परिमाणवाचक में अनिश्चित मात्रा का। तो आज बाजार में अधिक लोग हैं, इस वाक्य में जो है हमारा अधिक शब्द क्या है, ये है हमारा संख्यावाचक। कैसा संख्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये, क्योंकि हमें लोगों की अनिश्चितता का बोध हो रहा है। मात्रा का बोध होता तो ये होता हमारा परिमाणवाचक। जैसे दूसरा वाक्य है, मैं रात में अधिक दूध पीता हूँ। अब इधर भी अधिक है, इधर भी अधिक है। इधर बात की गई है लोगों की, इधर बात है दूध की, और दूध को हम माप तोल सकते हैं तो दूध की मात्रा की बात की गई है। इसलिए ये जो दूसरा वाक्य है ये है हमारा अनिश्चित। ये वाला क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और ये जो हमारे पास ऊपर वाला अधिक है ये क्या है? ये है संख्यावाचक। कैसी संख्या? अनिश्चित। तो ये फर्क है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। अब विशेषण का जो अगला भेद है वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। विशेषण का जो अंतिम चौथा भेद है वो है सार्वनामिक संकेत, या जिसको हम संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है,
जब कोई सर्वनाम कैसा मौलिक भी हो सकता है वो, और यौगिक रूप में भी हो सकता है। मौलिक मतलब जो हमारे पास 11 सर्वनाम हैं वो, और उनसे जो अन्य सर्वनाम बनते हैं उनको हम यौगिक रूप कहते हैं उस सर्वनाम का। तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले लगकर उसको निश्चित करते हैं, कोई भी सर्वनाम है वो संज्ञा से पहले लगेगा तो क्या करेगा, उसको निश्चित करता है अथवा उसके क्षेत्र को सीमित करते हैं, तब उस सर्वनाम को सर्वनाम न कहकर उसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण से समझते हैं कि परिभाषा में कहा क्या गया है। जैसे हमारे पास उदाहरण में पहला वाक्य है, यह गाय मीठा दूध देती है। अब इस वाक्य में देखिए, जो हमारा संज्ञा शब्द है वो क्या है, गाय। अब इस गाय से पहले जो क्या लगा है हमारे पास, सर्वनाम लगा है। अब हमने कहा था वो मौलिक रूप में भी हो सकता है और यौगिक रूप में भी हो सकता है। तो यह क्या है, यह हमारा मौलिक रूप है, जो 11 सर्वनाम है उनमें से एक है। तो यहाँ पे जो संज्ञा है उसके आगे जो सर्वनाम लगा उसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब जब हम इसको सर्वनाम में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं, वहाँ पे इसका और नाम है। जब हम सर्वनाम में इसको पढ़ते हैं तब हम इसको निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं, और जब इसकी बात हम विशेषण में करते हैं तो यहाँ पे इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब देखिए, ये जो हमारा सार्वनामिक शब्द है ये बना किससे है, ये बना है सर्वनाम, और सर्वनाम में क्या जोड़ा, इक प्रत्यय लगाने पर ही बनता है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जो हमारा संज्ञा शब्द होता है। देखिए, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले लगता है, तो इस वाक्य में क्या हुआ, संज्ञा है गाय और गाय से पहले लगा सर्वनाम। अब गाय से पहले सर्वनाम लगा तो उसने क्या किया, उसको निश्चित कर दिया कि उसी गाय की बात की जा रही है, अथवा उसके क्षेत्र को सीमित कर दिया। अब देखिए, गाय तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन यह गाय बोलकर किसी एक गाय की बात को निश्चित कर दिया कि सिर्फ उसी की बात हो रही है। तब उस सर्वनाम को सर्वनाम न कहकर हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक और उदाहरण है, इसको भी देखते हैं। वाक्य है, वह लड़की स्कूल जाती है। अब लड़की क्या है, लड़की है हमारे पास संज्ञा, और हमने परिभाषा में पढ़ा कि संज्ञा से पहले अगर कोई विशेषण शब्द लगता है तो उसे हम संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आता है तो उसे हम सर्वनाम न कहकर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वह क्या है हमारा, वह है सर्वनाम। अब ये संज्ञा से पहले लगा, कौन सा सर्वनाम है, मौलिक सर्वनाम है। तो इस वह को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, ये वह हमारा कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा से पहले आया हमारा मौलिक सर्वनाम, इसलिए ये बन गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो ये बात हुई आज सर्वनाम की, विशेषण की। हमने देखा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो हमारे विशेषण कहलाते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। फिर हमने साथ में जाना कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। फिर हमने उदाहरण से समझा। उसके बाद हमने देखा कि जो विशेषण है उसको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला था स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। स्थान के आधार पर थे हमारे पास विशेषण के 2 भेद। कौन कौन से थे, एक तो था हमारा उद्देश्य विशेषण और दूसरा था विधेय विशेषण। फिर हमने किया प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर है विशेषण के 4 भेद। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण,
संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। फिर उसके बाद है तुलना के आधार पर विशेषण के भेद। तो तुलना के आधार पर विशेषण के हमने पढ़े हैं 3 भेद जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। वो 3 भेद कौन कौन से हैं? उसमें पहला है हमारा मूलावस्था, फिर हमने किया था उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये थे तुलना के आधार पर या विशेषण की अवस्थाएं। तो उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था हमारी पिछली क्लास में प्रविशेषण, जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं। क्या कहा? जो विशेषण शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की ही विशेषता को बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अवनी बहुत अच्छी लड़की है, तो अवनी है संज्ञा और संज्ञा को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। मतलब जैसे बहुत अच्छी लड़की, अच्छी है विशेषण, किसकी विशेषता है? लड़की की। तो लड़की क्या है? संज्ञा शब्द है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब अच्छी तो हो गया विशेषण, लेकिन अच्छी भी कैसी है? बहुत अच्छी है, मतलब विशेषण की भी विशेषता है, तो ये हमारा प्रविशेषण कहलाता है। तो ये हो गया हमारा विशेषण वाला टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।